ओके फ्रेंड्स, तो इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास के बारे में ही मौर्य वंश देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो धनानंद को हराकर करी गई थी। नंद वंश का जो धनानंद था लास्ट शासक, उसको हरा करके इस वंश की स्थापना की गई थी। और मुद्रा राक्षस में इस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से करी गई थी। देखो, विलियम जोन्स द्वारा सैंड्रोकॉट्स के रूप में पहचान थी। और अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना इसके बाद में हो गई थी। मौर्य साम्राज्य में अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हो गई 6 लाख की फौज की सहायता से। जस्टिन ऐसा बोलते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने 6 लाख की फौज के साथ में पूरा इस पे अधिकार कर लिया था। जो धनानंद थे, नंद वंश के लास्ट शासक, उनको हरा करके। ठीक है। चंद्रगुप्त वर्सेस सेल्यूकस निकेटर की एक संधि होती है, जिसमें पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का पश्चिम क्षेत्र इनको प्राप्त हो जाता है चंद्रगुप्त को। सेल्यूकस की पुत्री जो हेलेना थी, उसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लेते हैं। सेल्यूकस को 500 हाथी दिए जाते हैं। जो भी ये संधि हुई थी चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में। सेल्यूकस जो था दोस्तों, ये उसका जो सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था, उसका ही एक सेनानायक था, जो इसको साम्राज्य सौंप के वापस अपने उसमें चला गया था। लेकिन उसकी बेबीलोन में जाके मौत भी हो जाती है, जो सिकंदर था। मौर्य दरबार में मेगास्थनीज राजदूत बनकर आता है। ठीक है। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत देख लेते हैं कहाँ कहाँ से मिलता है। मौर्य वंश जो है वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का समय काल है इसका। साहित्यिक साक्ष्य जो है इसके बौद्ध एवं जैन ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथ का दिव्यावदान है और जैन ग्रंथ का कल्पसूत्र है। दिव्य बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो दीपवंश और महावंश में इसका वर्णन मिलता है। सिंगली वृत्तांत में, दीपवंश के सिंगली वृत्तांत में। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, की जानकारी के बारे में पता चलता है। चाणक्य ने इसकी रचना की थी, जो विष्णुगुप्त के नाम से भी उसको जानते हैं। भारत का मैकियावेली भी इसी को, चाणक्य को ही जानते हैं। जो जैन धर्म का कल्पसूत्र था, वो परिशिष्ट का जो पार्ट था, उसमें जैन मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस जो विशाखादत्त ने लिखी है, उसके भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त साम्राज्य की पुस्तक है, गुप्त साम्राज्य में इसको लिखा गया था। पुराणों में भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अहनानूर व पुरनानूर जो तमिल ग्रंथ हैं, उसमें भी चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत विजय के बारे में जानकारी मिलती है। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने लिखा है, जो कल्पसूत्र का है जैन धर्म का। बृहत कथामंजरी जो क्षेमेंद्र ने लिखा है। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा है, इसमें भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगर विदेशी विवरण की बात करें तो इंडिका है, जो मेगास्थनीज ने लिखी थी। पाटलिपुत्र का नगरीय प्रशासन के बारे में इसमें इंडिका में मेंशन किया है मेगास्थनीज ने। एंड्रियाकस हो गया, स्ट्रैबो हो गया, कार्टियस हो गए, ये पुरातात्विक साक्ष्य की अगर बात करें तो ऐसे अभिलेख से पता चलता है हमें मौर्य वंश के बारे में। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें पता चलता है। पुलिस वाले मृदभांड से पता चलता है। स्तूप एवं गुफा जो भवन हुआ करते थे, उनमें भी इसके बारे में वर्णन किया गया है, लिखा गया है। पंचमाड़ सिक्कों में भी यहाँ पर राजाओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, मुद्राएं जो हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन प्रमुख शासक देख लेते हैं। सबसे पहला जो शासक था इसका बिंदुसार है। 298 से लेके 272 ईसा पूर्व का समय काल है इसका। इससे पहले चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र था। मित्रचेट्स या अभित्रघात, यूनानियों द्वारा शत्रुओं का नाश करने वाला। अभित्रघात की जो अभित्रघात का वो ये धारण करता है यूनानियों के द्वारा, जिसका कि मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने
डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के पास भेजा था। मिस्र के शासक टोलेमी फिलाडेल्फस ने डायनेसियस नामक राजदूत भेजा था। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होता है इसके टाइम में। दिव्य अवदान के अनुसार ये बताया गया है। पहली बार अशोक तथा दूसरी बार सुसीम को दमन करने भेजा था। आजीविक संप्रदाय का अनुयायी तथा संरक्षक रहता है ये। 500 सदस्यों की मंत्रिपरिषद थी इसकी। प्रमुख खल्लाटक था उसमें से। अब बिंदुसार के बाद दोस्तों आ जाता है अशोक, जिसका शासनकाल था 273 से 232 ईसा पूर्व तक। 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त करता है ये। राज्य अभिषेक इसका 269 ईसा पूर्व में। 4 वर्षों तक सत्ता के लिए ये संघर्ष करता है। पहला भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित किया। इसकी जो अभिलेखों की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, जिसमें ब्राह्मी लिपि में अभिलेखों को लिखा गया है, अशोक के अभिलेखों को, और भाषा इसमें प्राकृत यूज हुई है। अशोक के अभिलेखों की 5 श्रेणियाँ हैं, जिसमें से दीर्घ स्तंभलेख हैं, लघु स्तंभलेख हैं, दीर्घ शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं और पृथक शिलालेख हैं। अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख पर है। शेष पर केवल देवानी प्रियदर्शी या देवों का प्यारा मेंशन किया हुआ है। अशोक के अभिलेख जो हैं वो धम्म का सिद्धांत दिया है अभिलेखों पे। अभिलेख पहली बार पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। अभी इसमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख 3 तरह के हैं। शिलालेख की अगर बात करें तो मुख्य शिलालेख इसके 14 हैं, लघु शिलालेख इसके 15 हैं। स्तंभलेख की बात करें तो कुल संख्या में 14 हैं। दीर्घ स्तंभलेख हैं और लघु स्तंभलेख हैं इसमें से कुछ, ठीक है। गुहालेख की बात करें तो ये गुफाओं में उत्कीर्ण लेख हैं, ठीक है। 14 जो बृहद शिलालेख हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला उसमें लिखा है इसने पशु बलि की निंदा की है पहले में। दूसरा मनुष्यों एवं पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख चोल, पांड, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा की है। तीसरे अभिलेख में क्या किया है, राजकीय अधिकारियों जिसमें युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक आते हैं को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश के बारे में लिखा है। चौथे अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की है। 5वें अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है। 6ठे अभिलेख में प्रतिवेदक की चर्चा है। 7वां जो अभिलेख है वो सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की घोषणा करता है। 8वें अभिलेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख है। 9वां अभिलेख विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा करी है 9वें अभिलेख में। 10वां अभिलेख ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्मनीति की श्रेष्ठता पर बल दिया है। 11वें अभिलेख में धम्मनीति की व्याख्या की है। 12वें में सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा करी है। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन है, अपराध करने वाली आटविक जातियों का उल्लेख है। 14वें अभिलेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है। अभी देख लेते हैं अशोक के जो कुछ लघु शिलालेख हैं उनके बारे में। एर्रेगुडी है, ये शिलालेख कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। सिद्धपुर शिलालेख कर्नाटक में है। जतिंग रामेश्वर कर्नाटक में है। गोबीमठ कर्नाटक में है। राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश में है। मास्की कर्नाटक में है। गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। रूपनाथ मध्य प्रदेश में है। भाबरू राजस्थान में है। अहरोरा उत्तर प्रदेश में है। सासाराम बिहार में है। पंगुरिया मध्य प्रदेश में है। सन्नति कर्नाटक में है। पालकी गुंडू कर्नाटक में है। अशोक के दीर्घ स्तंभलेख देख लेते हैं। इलाहाबाद में है जो उत्तर प्रदेश में है। टोपरा दिल्ली में है जो हरियाणा में है। टोपरा दिल्ली हरियाणा में है अभी। मेरठ दिल्ली उत्तर प्रदेश में है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है। लौरिया अरेराज बिहार में है। रामपुरवा बिहार में है। अशोक के लघु स्तंभलेख देख लेते हैं। इलाहाबाद के कौशाम्बी में है। इलाहाबाद या कौशाम्बी में है उत्तर प्रदेश के। सांची मध्य प्रदेश में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। रोमिनदेई नेपाल की तराई में है। निगलिया सागर नेपाल की तराई में है।
अशोक का कलिंग युद्ध एवं धम्म नीति देख लेते हैं। कलिंग युद्ध है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। राज्याभिषेक जो हुआ था अब अशोक का उसके 8 वर्ष के बाद में हुआ था। ये कलिंग जो युद्ध है 1 लाख लोगों की इसमें मृत्यु होती है, 1.5 लाख लोग बंदी होते हैं। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति का इसमें धम्म घोष की नीति अपनाता है। भेरी घोष क्या है? भौतिक विजय की नीति का त्याग। और धम्म घोष क्या है? सांस्कृतिक विजय पाने की नीति। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजता है ये। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है प्रचार के लिए। महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति भी करता है। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में होता है। अध्यक्ष इसके मोगलपुत्र तिस्सु थे। कार्य इसका अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति में अशोक के टाइम पे। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं। राजा शीर्ष पर था। धर्म प्रवर्तक राजा जो था क्या क्या करता था? देखो, धर्म प्रवर्तक था, सामाजिक व्यवस्था का संचालक, और कौटिल्य के अनुसार बताया गया है। शीर्ष अधिकारी तीर्थ विभाग होता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन है। नगद वेतन अधिकारी होता था। मंत्री होते थे, पुरोहित होते थे, सेनापति तथा युवराज होते थे। ठीक है। संदेशवाहक एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना और अधिकारियों के कार्यों पर दृष्टि रखना इसका काम होता था। अधिकारियों की बात करें तो सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। समाहर्ता कर संग्राहक होता था। साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था: अवंती, प्राची, कलिंग, दक्षिणापथ और उत्तरापथ। कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिया गया था। प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 7 तत्वों का वर्णन किया था उसने, कौटिल्य ने, जो अपना अर्थशास्त्र है उसमें। राजा स्वामी हुआ करता था। सचिव को अमात्य बोलते थे। क्षेत्र को जनपद, किला को दुर्ग, खजाना को कोष, सेना को सेना, मित्र को मित्र। न्याय प्रशासन की अगर हम बात करें, मौर्यकालीन जो न्याय प्रशासन था उसमें न्यायालय जो होता था वो फौजदारी होता था और दीवानी होता था। फौजदारी का जो था वो प्रिसाइड करने वाला प्रदेष्टा बोलते थे उसको, कंटक शोधन। और दीवानी जो रहता था वो व्यवहारिक था, धर्म स्थनीय या धर्मस्थीय। जिला न्यायालय को रज्जुक बोलते थे। गोपा हिसाब का लेखाकार था। अक्षपटलाध्यक्ष या अक्षपटलिक महालेखाकार को बोलते थे। नगरक शहर प्रशासन के लिए होता था। सीताध्यक्ष कृषि का अध्यक्ष था। विधि के 4 स्रोत कौटिल्य के अनुसार धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा। विधि के 4 स्रोत जो थे कौटिल्य के अनुसार धर्म था, व्यवहार था, चरित्र था और राजाज्ञा था। समष्टाध्यक्ष बाजार के लिए नियुक्त होता था। नवाध्यक्ष जहाज़ों का हिसाब करता था। शुल्काध्यक्ष सीमा शुल्क के लिए था। धम्म महामात्य धर्म के पालन की जांच के लिए था। अश्वाध्यक्ष घुड़सवार सेना का अधिकारी हुआ करता था। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो सबसे बड़ा प्रांत होता था, उसके नीचे मंडल आते थे, फिर जिले या विषय आते थे, जिले को विषय भी बोलते थे। उसके बाद सबसे छोटी इकाई जो थी प्रशासन की वो ग्राम हुआ करती थी। जिले या विषय के जो अधिकारी थे उनको प्रादेशिक या रज्जुक या युक्तक बोलते थे। ग्राम का सबसे छोटी इकाई थी, प्रधान इसका ग्रामिक या ग्रामिका कहलाता था। मौर्य साम्राज्य अनेक छोटे प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत एक एक कुमार या आर्यपुत्र के अधीन आता था। नगर प्रशासन की अगर बात करें, इंडिका के अनुसार मेगास्थनीज द्वारा पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। एस्ट्रोनोमाई नगर का प्रमुख होता था। एग्रोनोमाई जिले का अधिकारी होता था। नगर प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा बटा हुआ रहता था। नगर प्रशासन जो था वो 30 सदस्यों के समूह द्वारा चलाया जाता था, जिसमें 6 समितियां थीं। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, तो 6 × 5 30 हो गई। ठीक है। समिति कौन कौन सी थीं? 6 जो समितियां थीं वो देखो, प्रथम समिति जो थी वो जल सेना की व्यवस्था कार्य करती थी। और द्वितीय जो समिति थी वो यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। तृतीय समिति जो थी वो पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चतुर्थ समिति अश्वारोही सेना की देखरेख करती थी। पंचम गज सेना की देखरेख करती थी। छठी
रथ सेना की देखरेख करती थी। प्राच्य प्रदेश या पाटलिपुत्र का देख लेते हैं। जो तक्षशिला था, उत्तरापथ उत्तर में था। अगर पूर्व की बात करें तो कलिंग था, तोसली। दक्षिण की बात करें दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी भी बोलते थे इसको। और पश्चिम की बात करें तो अवंती या उज्जैनी भी बोलते थे उसको। ठीक है। सैन्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो सैनिक छावनियों को गुल्म एवं सैनिकों के वेतन को गुल्मदेह बोलते थे। प्लाइनी के अनुसार 6 लाख पैदल सिपाही थे। मौर्य सेना में 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे, 8,000 अश्वचालित रथ थे। अन्य स्रोतों से ऐसा पता चला है। मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति की बात करें तो राजकीय मुद्रा पर्ण हुआ करती थी। आहत या मार्क मुद्राएं प्रचलित थीं। चांदी की बनी होती थी वो। मोर, पर्वत और अर्धचंद्र अंकित रहते थे आहत मुद्राओं पे। करसापण या धरण चांदी के सिक्के को बोलते थे। चांदी का सिक्के को करसापण या धरण भी बोलते थे। कांकड़ी या अर्ध कांकड़ी तांबे के सिक्के होते थे। कर जो था वो उपज के चौथे भाग से छठे भाग तक होता था। कर मूल्य को कम किया था यहाँ पे इन्होंने। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे। राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे। जो 27 अध्यक्ष थे वो राज्य की जो आर्थिक गतिविधियाँ थी उनका नियमन करते थे। बंदरगाह जो थे वो कौन कौन से थे? देखो, बड़ौज में था पश्चिम में, और ताम्रलिप्ति था पूर्व में। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति की अगर बात करें, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में बताया गया है कि मौर्यकालीन समाज में संकर जातियों का उल्लेख है। अम्बष्ट, निषाद, मागध, सूत और गण आदि ये सभी क्या है? वर्ण संकर जातियों का कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें वर्णित है। मौर्यकालीन अगर सामाजिक स्थिति की बात करें तो मेगस्थनीज द्वारा भारतीय समाज 7 वर्ग में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, शिकारी एवं पशुपालक, शिल्पी एवं कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं गुप्तचर तथा आमात्य एवं सभासद नामक वर्ग हुआ करते थे। स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति थी। संभ्रांत घर की स्त्रियां घर में ही रहती थीं। कौटिल्य ने अनिष्कासिनी कहा। जो संभ्रांत घर की स्त्रियां थीं जो घर में रहती थीं उनको कौटिल्य ने अनिष्कासिनी कहा। अनिष्कासिनी, निष्कासिनी का अ लगा दिया तो जो निष्कासन न हो मतलब घर से बाहर न निकले। मेगस्थनीज एवं स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। नोट देख लेते हैं। एक अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में अशोक के शिलालेखों के संग्रह को प्रकाशित किया था। मौर्योत्तर साम्राज्य देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंश, मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंश स्थानीय देख लेते हैं। कुछ स्थानीय थे, कुछ विदेशी राजवंश थे। अगर स्थानीय की बात करें तो शुंग वंश है, कण्व वंश है और सातवाहन वंश है। अगर विदेशी साम्राज्य की बात करें मौर्योत्तर काल की तो हिंदयवन राजवंश है, शक है, पवान है, पवहव है, कुषाण है। ठीक है, ये विदेशी राजवंश हैं। तो पहले अभी हम अपने स्थानीय राजवंशों के बारे में देख लेते हैं मौर्योत्तर साम्राज्य के। सबसे पहला है शुंग वंश। 185 में हमारा मौर्य वंश खत्म हो जाता है। तो उसके बाद में 187 से लेके 75 ईसा पूर्व तक शुंग वंश चलता है। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। बृहदत्त जो थे वो मौर्य वंश के लास्ट शासक थे। उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग शासन हड़प लेता है। बाणभट्ट का जो हर्षचरित है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। बैम्बिक वंश का ब्राह्मण कालिदास के अनुसार ये जो पुष्यमित्र सिंह था बैम्बिक वंश का ब्राह्मण था, ऐसा कालिदास ने बताया है। मौर्य वंश से संबद्ध था, ऐसा ये दिव्यावदान में बताया गया है। दिव्यावदान एवं आर्य मंजूश्री मूल कल्प में बौद्धों के उत्पीड़न का उल्लेख है। भरहूत स्तूप का निर्माण एवं सांची स्तूप की चारदीवारी का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही कराया था। विद्रोह राजा यज्ञसेन को पराजित करता है। ये सेनानी की उपाधि धारण करता है। यज्ञसेन को पराजित करने के बाद में मालविकाग्नि मित्रम में इसका उल्लेख किया गया है। विद्रोह राजा यज्ञसेन को जो पराजित कर सेनानी की उपाधि धारण करता है इसका वर्णन मालविकाग्नि मित्रम में किया गया है। पतंजलि की सहायता से 2 अश्वमेघ यज्ञ करता है ये पुष्यमित्र शुंग। यज्ञ करता है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख में इसका वर्णन है।
योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने। ठीक है, अभी देख लेते हैं अग्निमित्र, देख लेते हैं शुंग वंश का ही अगला शासक। ये पुष्यमित्र जो शुंग था उसका पुत्र था। उसके बाद में फिर पुष्यमित्र शुंग के बाद में आपका वसुमित्र और भागभद्र हैं। ये वसुमित्र कौशल के मूलदेव द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। भागभद्र ग्रीक शासक एंटिलकलडीस का राजदूत हेलियोडोरस इसके दरबार में आता है। हेलियोडोरस भागवत धर्म से प्रभावित होकर बेसनगर में वसुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। गरुड़ स्तंभ दंभ, छाया एवं अप्रमाद अंकित करता है। वहाँ पे दंभ मतलब आत्मनिग्रह, छाया मतलब त्याग और अप्रमाद मतलब सतर्कता। अग्निमित्र के बारे में अगर हम देखें तो मालविकाग्निमित्रम का मुख्य ये नायक था। अग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित है मालविकाग्निमित्रम। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें। अग्निमित्र की अमात्य परिषद का उल्लेख किया गया है मालविकाग्निमित्रम में। इसका उत्तराधिकारी शुज्येष्ठ, सिक्कों पर जेठ मित्र नाम है इसका। यवन आक्रमण को विफल किया था इसने, शुज्येष्ठ ने। गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम में इसका उल्लेख है। देवभूति अंतिम शुंग शासक था ये। ब्राह्मण मंत्री वसुदेव द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में कण्व वंश की स्थापना हो जाती है। जो ये शुंग वंश का लास्ट शासक, इसके मरने के बाद में 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना हो जाती है। वसुदेव इसको, ब्राह्मण मंत्री जो था वसुदेव, उसकी हत्या कर देता है। कण्व वंश देख लेते हैं, ये 75 से 30 ईसा पूर्व तक रहा है। संस्थापक कण्व वंश का वसुदेव था, जिसने देवभूति जो अंतिम शासक था शुंग वंश का, उसको हत्या कर दी थी। राजधानी जो कण्व वंश की थी वो पाटलिपुत्र थी। शासक वसुदेव, भूमिपुत्र और नारायण हैं। और सुशर्मन सातवाहन शासक सिमुक ने हत्या कर वंश का अंत कर दिया था। फिर उसके बाद में सातवाहन वंश आ जाता है। दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी होते हैं ये। पुराणों में आंध्र कहा गया है इनको, सातवाहन वंश को। इनका मूल निवास स्थान प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में था। शासक जो थे इसमें सिमुक है, देखो 60 से 70 ईसा पूर्व तक सातवाहन शक्ति स्थापित करने वाला प्रथम शासक यही रहता है सिमुक। शुंग एवं कण्व सत्ता की समाप्ति हो जाती है। कृष्ण आ जाता है उसके बाद में, इसी का सातवाहन वंश का ही। 37 से 27 ईसा पूर्व तक सिमुक का ये भाई रहता है। नासिक तक साम्राज्य विस्तार करता है। नासिक शिलालेख में नाम है इसका। 300 वर्षों तक शासन जो है। सबसे प्राचीन अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में सत्ता स्थापित कर लेता है। सतकर्णी प्रथम आ जाता है 27 से 17 ईसा पूर्व तक। सिमुक का भतीजा रहता है ये, या कृष्ण का पुत्र। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में उल्लेख है इसका सतकर्णी का। सतकर्णी प्रथम का, सतकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम है ये। मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन करता है ये। 10 वर्षों के शासनकाल में दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाता है सतकर्णी प्रथम। अंगीय या अमीय वंश की राजकुमारी नागनिका से विवाह करता है। नागनिका नानाघाट अभिलेख में सतकर्णी के कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद में देखो हाल आ जाता है 20 से 24 ईसा पूर्व तक। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना करता है। प्रेम गाथाओं का वर्णन है उसमें। द्वारा बृहद कथा कोश की रचना होती है। सर्ववर्मन इसके दरबारी थे। कांतत्र के लेखक हैं वो सर्ववर्मन जो हैं। फिर उसके बाद में सतकर्णी प्रथम के बाद में ये आ जाते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो है 106 से लेके 130 ईस्वी तक। ठीक है, अभी ये एडी में आ गया। अभी तक बिफोर क्राइस्ट चल रहा था, अभी एनएफ डोमिनो एडी में आ गया समय काल। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी की अगर बात करें तो एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, नासिक अभिलेख में ऐसा लिखा है। माता इसकी बलश्री का नासिक अभिलेख में वर्णन किया गया है। साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तारित था। राजधानी इसकी पैठन या प्रतिष्ठान थी। छत्रपति संभाजी नगर अभी नाम है इसका महाराष्ट्र के।
रुद्रदामन प्रथम शक शासक द्वारा सातवाहन 2 बार पराजित होता है। वेड़कटक नगर नासिक महाराष्ट्र की स्थापना करता है। ये गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र ने आवर्त मुद्रा चलाई जिस पर राजसिर अंकित है। अजकाली तथा कार्ले के भिक्षु संघ के करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। इसने गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक शासक क्षत्रप नहपान को पराजित करता है। ये नहपान मध्य एशिया से भारत में आता है। सातवाहनों का सामाजिक संगठन देख लेते हैं। सातवाहन जो थे वो ब्राह्मण थे, पितृ सत्तात्मक थे। संपत्ति के अनुसार मातृ सत्तात्मक नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र जैसे चातुर्वर्ण व्यवस्था थी। 4 वर्ण वाली व्यवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। भाषा, राज्य की भाषा प्राकृत थी। लिपि ब्राह्मी थी। गाथा सप्तशती या गाहा सप्तसही 700 श्लोक हैं। इसमें हाल की रचना थी। ये प्राकृत भाषा में है। कुछ प्रमुख कार्य देख लेते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी के करमुक्त ग्राम दान करता है। ये भूमि अनुदान करता है या जागीर देने वाला प्रथम शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। अधिकांश भूमि बौद्धों को देता है। ये व्यापारी अधिकांशतः बौद्ध धर्म को मानने वाले रहते हैं। सातवाहनों की प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं। जिला को आहार बोलते थे। गौलमिक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन जो था उसमें 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे और 45 पैदल सैनिक होते थे एक ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए। ठीक है। गौलमिक जो था वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता था गांव लेवल पे। 9 रथ होते थे, उसमें 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक। सामंत को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, राजा, महाभोज और सेनापति। स्थापत्य, चैत्य चट्टान काटकर बनाए गए थे। नासिक, कानेरी, काले और महाराष्ट्र में हैं जो अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण होता है सातवाहन काल में ही। स्तूप, अमरावती और नागार्जुन कोंडा का जो स्तूप है वो भी इसी टाइम पर बनाया जाता है आंध्र प्रदेश के। अधिकारी जो थे इसमें सातवाहनों में, उसमें अमात्य और महामात्य थे। सेनापति प्रांत का शासनाध्यक्ष था या राज्यपाल बोलते थे उसको। सिक्के, प्रोटीन, तांबे और कांसे के सिक्के का निर्गमन होता था। अधिकांशतः शीशे या लेड से निर्मित होते थे। मौर्योत्तर काल के विदेशी राजवंश देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम की ओर से अनेक जातियों का आगमन होता है। सबसे पहले हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक थे। हिंदुकुश पर्वत पार कर भारत में प्रवेश करते हैं। अफगानिस्तान में अमुदरिया ऑक्सस के दक्षिण में बैक्ट्रिया पर शासन करते हैं। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्रचलित इन्होंने किए थे। हिंदू यूनानी ने यूनानी कला को संरक्षण किया। इन्होंने हेलिनिस्टिक आर्ट और गांधार कला भारत में इसी का मिश्रित रूप है। गांधार जो कला है वो भारत का जो गांधार कला है वो इसी का मिश्रित रूप है हेलिनिस्टिक आर्ट का। यूनानी कला का संरक्षण ये करते हैं हिंदू यूनानी। सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था 165 से 164 ईसा पूर्व में। मिलिंद इसका अन्य नाम था। मिनांडर का मिलिंद अलग नाम था। मिलिंद पनो रचना थी। मिलिंद और नागसेन का वार्तालाप है इसमें। राजधानी इसकी साकल थी या सियालकोट जो पंजाब में पड़ती है। ठीक है। सर्वप्रथम राजा की तस्वीर वाले सिक्कों का प्रचलन जो है वो हिंद यूनानी या ग्रीक यूनानी लोग ही करते हैं। ठीक है। शक के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद में जो दूसरी विदेशी आगमन था वो शकों का था। यूनानियों के बाद आगमन होता है इनका। सीथियन या भारत में शक क्षत्रप के नाम से जानते थे। 5 इनकी शाखाएं थीं जो अफगानिस्तान से आते हैं। पंजाब क्षेत्र तक्षशिला से मथुरा 2 सदी तक शासन करते हैं। पश्चिम भारत 4वीं सदी तक के आरंभ तक शासन करते हैं। ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व पा लेते हैं ये। उसके बाद में देखो रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी में उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध था ये। जानकारी जो मिलती है इसकी जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है 150 ईसा की। जूनागढ़ के गिरनार पर्वत गुजरात में है। लिपि ब्राह्मी थी। भाषा इसकी जो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो गिरनार पर्वत पर है गुजरात में। लिपि जो यूज हुई है इसमें ब्राह्मी हुई है। भाषा संस्कृत है। शैली कांस्य शैली है। प्राचीनतम साक्ष्य है ये। ठीक है।
संस्कृत प्रेमी दीर्घ अभिलेख में ऐसा मेंशन है। शासन देख लेते हैं, सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात में। ठीक है, काठियावाड़ की अगर बात करें तो अर्ध शुष्क क्षेत्र की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन ने। निर्मित पुष्य गुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा हत्या कर दी जाती है। चांदी के सिक्के इसी ने चलवाए थे। हिंद पार्थियाई या पहलव शकों के पश्चात आधिपत्य ये करते हैं। हिंद पार्थियाई जो रहते हैं, संस्कृत में शक पहलव के रूप में उल्लेख है। मूल निवास स्थान ईरान था। प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्नीज 20 से 41 ईस्वी में आता है। प्रथम शासक जो था इसका हिंद पर्शियाई का गोंडा फर्नीज था 20 से 41 ईस्वी में। तख्ते बही अभिलेख प्राप्त हुआ है पेशावर से, और फारसी में नाम इसका जो है विंदफड़ है। जो तख्ते बही अभिलेख है पेशावर से जो प्राप्त हुआ, फारसी में इसका नाम क्या है, विंदफड़ है। ठीक है, ये क्या है, खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। गुदबुअर नाम अंकित है इसमें, गोंडा फर्नीज भी अंकित है। ठीक है, प्रथम जो हिंद पर्शियाई या पहलव शासक था, प्रथम शासक भारत का माओस वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स वन था। ठीक है, कुषाण के बारे में देख लेते हैं। राजधानी इनकी पुरुषपुर पेशावर में थी पहली, दूसरी राजधानी मथुरा बनाते हैं ये। पार्थियाइयों के पश्चात शासन होता है इनका। बड़ी संख्या में शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाते हैं। गुप्त शासकों से उत्कृष्ट थे इनके सिक्के। सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय भी कुषाणों को ही है। यूची कहलाते हैं एक कबीला जो 5 कुलों में बटा हो। कुषाण इन्हीं में से एक हैं। साम्राज्य अमू दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया से के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक इनका साम्राज्य विस्तारित था। कुजुल कडफसेस 15 कुषाण में है ये। कुजुल कडफसेस 1565 ईसा पूर्व सर्वप्रथम आक्रमण पश्चिम उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लेता है। केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। रोमन सिक्कों की नकल करके महाराजा धीराज एवं धर्मतिथ की उपाधि धारण करता है। बिम कडफसेस 65 से 78 ईस्वी में। कुजुल कडफसेस की मृत्यु के बाद सत्तारूढ़ हो जाता है ये। चीनी ग्रंथ हाउ हानसू इसके टाइम पे ही तिएनचू की विजय पर सेनापति को शासन के लिए नियुक्त किया था, ऐसा है इसमें चीनी ग्रंथ हाउ हानसू में। सिंधु पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लेता है। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक बिम कडफसेस ही था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय सोने एवं तांबे के सिक्के, एक और यूनानी लिपि, दूसरी ओर खरोष्टी लिपि, शिव की आकृति, नंदी बैल और त्रिशूल अंकित थे। शैव धर्म में आस्था का द्योतक है त्रिशूल। महेश्वर की उपाधि, आस्था जो है महेश्वर की उपाधि के बारे में इसमें वर्णन है। कनिष्क आ जाता है 78 से 105 ईस्वी में। राजधानी पुरुषपुर या पेशावर रहती है इसकी। संगाराम बिहार निर्मित किया था इसने। कनिष्क के चैत्य नाम से प्रसिद्ध है ये। निर्माण यवन वास्तुकार आगिलस द्वारा इसका निर्माण हुआ है। किसका? संगाराम बिहार का। बिहार कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में नए नगर की स्थापना हो जाती है। 78 ईस्वी में ये शक संवत चलाया था इसने। 78 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा प्रयोग होता है शक संवत का। 78 ईस्वी में जो चलाया था। कला और संस्कृत साहित्य का ये संरक्षक था। संस्कृत साहित्य विद्वान कौन कौन थे इसके? पार्श्व थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे। ये तो दार्शनिक थे, पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष। नागार्जुन जो थे वो पंडित थे, और चरक जो थे वो चिकित्सक थे। बौद्ध धर्म का सम्मोषण देख लेते हैं। चतुर्थ संगीति का आयोजन कनिष्क के टाइम पे ही होता है, कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम शताब्दी में। ठीक है, अध्यक्ष इसके वसुमित्र रहते हैं, उपाध्यक्ष अश्वघोष रहते हैं। महायान और संप्रदाय को अंतिम रूप दे दिया जाता है। चीन के शासक पान चाओ से 2 बार युद्ध होता है। पहले पराजय, बाद में विजय हो जाते हैं। वासुदेव प्रथम ने सिक्के चलाए थे तांबे और सोने के। सोना के जो सिक्के थे वो दीनार बोलते थे या चौथाई दीनार बोलते थे। तांबे के सिक्कों को एकल मूल्य वर्ग के होते थे। ठीक है, धार्मिक विकास देख लेते हैं कनिष्क का। हेलियोडोरस द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ बनाया गया था वासुदेव विष्णु की आराधना के लिए।
शिव और बौद्ध दोनों के उपासक थे। कुषाण मुद्राओं पर चित्र है। मिनांडर बौद्ध हो गया, मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मिलिंद पांडव में रचना में बताया गया है। मिलिंद पांडव में नागसेन नागार्जुन के साथ संबंध है। मौर्योत्तर काल के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव हो जाता है इसी में। कला शैली देख लेते हैं। कला की नई शैलियाँ विकसित होती हैं, गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार शैली के संरक्षक शक होते हैं और ये यथार्थवादी शैली है। मथुरा शैली के संरक्षक कुषाण होते हैं, ये आदर्शवादी शैली है। मूर्तिकला की नई शैली, भारत और रोम की मिश्रित शैली। बुद्ध के बाद बाल यूनानी रोमन कला शैली में कनिष्क की सिरविहीन खड़ी मूर्ति है। मथुरा में लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां हैं। बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती बौद्ध गुफाएं हैं। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।